अब हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होती है, जिसमें हमें ये ऑब्जर्व होता है कि इजेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी सरफेस से इजेक्ट होते हैं अगर उस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट या सूटेबल वेवलेंथ का लाइट फॉल करता है किसी मेटल पर, क्योंकि मेटल के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो इनकी वजह से करंट फ्लो करता है उसको हम फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। इसके पीछे हमारी जो प्लैंक की थ्योरी है वो ये कहती है कि लाइट जो है उसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, दोज आर कॉल्ड फोटॉन्स। इससे पहले चैप्टर में हमने देखा कि रे ऑप्टिक्स में लाइट को जो है रे माना गया, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन माना गया, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को वेव कंसिडर किया गया। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि लाइट, ये जो फिनोमिनन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सप्लेन तब होता है जब हम ये मानते हैं कि लाइट में एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। इन एनर्जी पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर, और E बराबर एच म्यू रिलेशन हमें मिलता है। एच यहाँ पे आप जानते ही हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड होता है। यहाँ पे म्यू का वैल्यू हम एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। E का वैल्यू हम एच सी को सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है 12,400। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है सवालों के लिए कि अगर हमें लैम्डा देकर एनर्जी पूछा जाए या एनर्जी देकर लैम्डा पूछा जाए तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट एनर्जी जो है यहाँ से बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। बिकॉज फोटॉन्स के पास एनर्जी है तो उनके पास लीनियर मोमेंटम भी होता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन दिया जाता है E बाय सी से, यानी एच म्यू बाय सी से। तो एच म्यू बाय सी में म्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा रखने पर हमें क्या मिलता है, एच बाय लैम्डा। तो हमें एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान है, हमें मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन की। क्योंकि हम इसको पैकेट ऑफ एनर्जी मान रहे हैं, इसका मोमेंटम अज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका हमें कुछ मास भी लेना होगा। इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन जो है वो आइंस्टीन रिलेशन E बराबर एम सी स्क्वायर से दिया जाता है, दैट इज E बाय सी स्क्वायर, जिसमें कि हम एच सी बाय लेमडा को डिवाइड करते हैं सी स्क्वायर से तो हमें मिलता है एच बाय सी लेमडा। सो ये इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो हम इसके बेस पे क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ वायलेट लाइट फोटॉन जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ रेड लाइट फोटॉन। यहाँ मैं आपको बता दूं रेस्ट मास ऑफ अ फोटॉन इज ऑलवेज ज़ीरो, यानी आपका जो फोटॉन है वो मोशन में है तो उसका मास है, अगर आप उसे रेस्ट में लेंगे तो उसका मास क्या लिया जाएगा, ज़ीरो। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम जानते हैं एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेशर पर यूनिट एरिया, सॉरी पावर पर यूनिट एरिया। एसआई यूनिट होता है इसका जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या वॉट पर मीटर स्क्वायर। पी हमारा पावर ऑफ सोर्स है। यहाँ पी से हमें पावर और प्रेशर का कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ रेडिएशन प्रेशर भी आता है, वो भी हम आगे देखेंगे। पी बराबर पावर ऑफ सोर्स है, ए उसका एरिया है और टी टाइम टेकन है। तो अगर हम ये कहें कि एनर्जी इंसिडेंट इन टी टाइम इज गिवन बाय एन एच म्यू, जहाँ पर कि एन जो है नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट हुए हैं टी टाइम में। समझ रहे हैं आप? आपका जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो तो बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज पावर अपॉन एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, एन एच म्यू। इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा एन एच म्यू बाय ए टी या स्मॉल एन एच म्यू बाय ए, जहां स्मॉल एन हो जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कितने फोटॉन्स पर सेकेंड सरफेस पे गिर रहे हैं, सरफेस का एरिया इतना है और गिरने वाले फोटॉन्स की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहां पर निकाल सकते हो। इस एन का वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं एच की वैल्यू से, दैट विल बी 5 इंटू 10⁻24 जूल पर मीटर पी इंटू लेमडा। तो पी आप समझ गए आपकी पावर है और लेमडा आपकी वेवलेंथ है। ये पावर कहाँ से आई, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया से आई है। तो डायरेक्ट पावर और अगर लेमडा दिया जाए तो उसकी टर्म्स में भी एन का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो फार्मूलाज हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जितने फार्मूला हमें किसी चैप्टर के लिए याद होंगे उतनी ही क्विक कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रेडिएशन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर।
तो रेडिएशन फोर्स के लिए हम कहते हैं कि जब रेडिएशन नॉर्मली फॉल करता है किसी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, यानी आने वाला मोमेंटम माइनस पी, जाने वाला मोमेंटम प्लस पी, तो चेंज इन मोमेंटम 2p। तो वहां से हमें रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला मिलता है 2I/c। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड द इजीएस्ट फॉर्मूला टू रिमेंबर। तो रेडिएशन प्रेशर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के केस में 2I/c, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के केस में, तो अब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग में क्या होगा, आने का मोमेंटम तो होगा, जाने का मोमेंटम नहीं होगा। तो उस केस में क्या करोगे, 2 की जगह I/c ही रह जाएगा। तो ये ट्रिक जो है हमेशा काम करती है। यहाँ प्रेशर की वैल्यू I/c और परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग में जस्ट डबल, दैट इज 2I/c। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग, यहाँ पे हमें दिया है इंटेंसिटी 4000 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल। ये यहाँ पर हमें लैम्डा दिया हुआ है, ये लैम्डा है और ये एंगस्ट्रॉम है। तो एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 12,400 डिवाइड बाय 4000। अगर आपकी एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और आप वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लिखते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी देगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दैट विल गिव अस 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बाय लेनर्ड इन केस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो ऑब्जर्वेशंस थे वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है कि हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनके लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए। इससे कम एनर्जी का फोटोन अगर आप डालोगे तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकलेगा सरफेस से। तो इट इज़ द मिनिमम एनर्जी फोटोन रिक्वायर्ड टू लिबरेट मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फाई इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इक्वल टू होता है एच म्यू नॉट के, जहाँ म्यू नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिससे कम पर आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे पॉसिबल नहीं होगा। इसका वैल्यू हम वर्क फंक्शन से दे सकते हैं, वर्क फंक्शन डिवाइड बाय एच। अब यहाँ पे जो स्टडी है वो क्या कहती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। यहाँ कैथोड के ऊपर आप अपनी लाइट गिराते हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैथोड का नेगेटिव पोटेंशियल उनको रिपेल करता है और एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल उनको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश होता है। तो इस पोटेंशियल को बदलने से क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। जैसे हमें देखने को मिलता है कि स्टॉप, यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है बिटवीन एनोड एंड कैथोड, इसकी वैल्यू को जब हम बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में आप कितना भी इसको बढ़ाएं, आपका जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ता नहीं है, यानी वो सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेशन का मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके वहाँ इजेक्ट हो रहे थे फॉर अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो सभी आपके अब एनोड तक पहुँच रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको लाना बाकी है। और अगर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को रिवर्स करते हैं, यानी उल्टी डायरेक्शन में लगाते हैं, तो फिर आप निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक तरीके से डीमोटिवेट करते हैं, उनको आने से रोकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा, क्योंकि उसके सबसे कम कोलिजन होंगे, तो वो एनोड तक पहुंच ही जाएगा। तो उसको भी अगर रोकना है तो हमें अपना पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाना होता है, और नेगेटिव डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलती है जिस पर कि हमारा फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, यानी इस पोटेंशियल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचने में सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरी स्टडी क्या कहती है कि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर रिलेशन रखता है, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे रेडिएशन की होगी उतना ही ज़्यादा हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फोटोन से, उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। यहाँ पे मेटल 1 और मेटल 2 का कंपैरिजन भी हम देख सकते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि अगर मेटल 2 की फ्रीक्वेंसी है म्यू डैश और मेटल 1 की फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि मेटल 2 के लिए जो इमिशन है वो शुरू हो रहा है म्यू डैश पर। तो म्यू डैश नॉट बड़ा है और म्यू नॉट छोटा है, ये हमें इस ग्राफ से पता लग रहा है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये जो ग्राफ है, इसका स्लोप क्या है, h/e के बराबर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको इस ग्राफ से देखने को मिल रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।